सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल आप सबों का वेलकम करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं हर परीक्षा के लिए एक रामबाण उपाय को लेकर। ऐसी कौन सी ऐसी परीक्षा है बैंक की परीक्षा को छोड़ करके बाकी अधिकतर ऐसी परीक्षाएं प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें कि अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक देश का कानून, एक देश का नियम बना है जिसके तहत हमारा देश संचालित हो रहा है। और वह जो नियम, वह जो कानून है ना, उसे हम संविधान कहते हैं। और जो हमारा संविधान है वो 22 भागों में 22 भाग में बांटा गया है। हमारे संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। हमारे संविधान को कुल 22 भाग में बांटा गया है और 395 अनुच्छेद में बांटा गया है और 12 अनुसूची में बांटा गया है। ये तीन चीज़ों को दिमाग में रखना होगा। भाग कितने हैं तो भाग 22 है और अनुसूची कितने हैं तो अनुसूची 12 है। पहले अनुसूचियाँ 8 हुआ करती थी लेकिन अभी ये 12 है। 395 अनुच्छेद है। मूल रूप से अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 395 ही है, परंतु अब जब संशोधन होते आए हैं तो संशोधन में कहीं ना कहीं किसी न किसी अनुच्छेद में वैसा लगा कि यहाँ कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए और साथ ही साथ कुछ इंक्लूड करनी चाहिए। तो अनुच्छेदों की संख्या को नहीं बदला, बल्कि अनुच्छेद की संख्या, जैसे अनुच्छेद 19 है तो 19 का अनुच्छेद 19 का ऐसा कर दिया, 19 का क या 19 का ये या 19 का बी, इस प्रकार से करके उसमें संलग्न कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि भाग 1 में क्या कहा गया है। तो भाग 1 में कहा गया है, भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। अनुच्छेद 1 से लेकर कितने हैं? 4 है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है। ये बात क्लियर है? अब देखिए, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है तो यहां समझना है। जैसे ये है अनुच्छेद 2, पहला अनुच्छेद में है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद में है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। दूसरा में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। मान लीजिए हमारे देश में कोई नए राज्य का स्थापना होगा तो उसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 2 में। हमारे देश की जो सीमा है, कभी हम इस सीमा के बाहर से अगर कोई देश को, हम किसी भी स्थल को हम अपने देश में अगर जोड़ते हैं तो वह स्थल जब जुड़ता है तो अनुच्छेद 2 के तहत जुड़ता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सिक्किम जो है हमारे देश में बाद में जुड़ा। तो जब ये बाद में जुड़ा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत जुड़ा। लेकिन अगर जब जुड़ जाए कोई भी देश, कोई भी राज्य हमारे देश में जुड़ जाए तो जुड़ने के बाद उसके सीमा और उसके नाम में परिवर्तन का प्रावधान, सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आपने देखा झारखंड राज्य बना बिहार से अलग होकर, तो उनकी सीमाएं संगठित हुई, उनके नाम में परिवर्तन हो गए। तो ये सारा प्रावधान किसके तहत हो रहा है? अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर बाहर से हम किसी राज्यों को अंदर लाते हैं तो 2 के तहत, और अंदर लाकर उसे कूच काच के सेटिंग करके अगर उसका नया नाम देते हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत। तो 2 के अनुसार लाओ, 3 के अनुसार उसका नामकरण, 2 के अनुसार जन्म, 3 के अनुसार उसका नामकरण। अब है अनुच्छेद 4, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन। हमारे यहाँ अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची 12 है। तो जिसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां बनाई गई है। आइए देखते हैं भाग 2 में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाग 1 में हमारा 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद था। 1 से लेकर 4 तक कितने में? 22। भाग 1 में अगर आपसे पूछा जाए भाग कितने हैं तो 22 हो गए। पहला भाग में अनुच्छेद तो 1 से 4, दूसरा भाग में अनुच्छेद। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है। लेकिन जितने भी भाग है सबका एक कोई ना कोई एक नाम है। जैसे भाग 2 का क्या नाम है? नागरिकता। भाग 2 का नाम नागरिकता। और इससे पहले हमने भाग 1 में पढ़ा था क्या? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र।
तो भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पूछा जाएगा भाग 1 का नाम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पूछा जाएगा भाग 1 में कितने अनुच्छेद, 1 से 4, 1 से 4। इसी तरह से पूछा जाएगा भाग 2 का क्या नाम है या क्या है, भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो नागरिकता से संबंधित चीजों को पढ़नी है। अच्छा, भाग 2 में कितने से कितने तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। किस तरीके से किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी, इसका प्रावधान आपको संविधान की शुरुआत में अनुच्छेद 5 में देखने को मिलता है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसा कि आप जानते हैं जब हमारा देश भारत आज़ादी से पहले ये 2 भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान के स्वरूप में, तो कुछ पाकिस्तान से लोग भाग कर आए इंडिया में और कुछ इंडिया की तरफ से कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, तो उनके लिए प्रावधान। तो ये जो अनुच्छेद 6 है वो कहता है पाकिस्तान से भारत, यानी पाकिस्तान से कहां, भारत, ये दिमाग में रखना है, आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। और जस्ट इसका उल्टा है कि भारत से पाकिस्तान में अगर कोई गया, भारत से पाकिस्तान में गया तो अनुच्छेद कितना है, 7। तो आइए इसको जरा देखें। पाकिस्तान से इंडिया अगर आया तो 6, पाकिस्तान से इंडिया आया तो 6, अगर इंडिया से पाकिस्तान गया तो 7, इंडिया से अगर कोई पाकिस्तान में गया तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 की बात अगर करें, कहता भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार। जैसे हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में वास करते हैं, विदेशों में वह रहते हैं, वहीं अपना बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो उनके लिए नागरिकता का जो प्रावधान है, लेकिन अभी भी वो भारतीय बने हुए हैं, भारत के विषय में सोचते हैं, भारत आते हैं, भारत में आकर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न प्रकार की बढ़ावा को ये देते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं। तो ये भारत में, भारत के बाहर रहने वाले जो लोग हैं भारत के ही, उनके लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान है। यानी प्रवासी कहां, अनुच्छेद 8, प्रवासी अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित होने का प्रावधान। कि अगर मान लिया जाए यहां से आप कहीं काम करने गए विदेश में, रसिया चले गए, अमेरिका चले गए और वहां जाकर वहां की नागरिकता ले लिए, तो अपने आप भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकार बने रहना, है ना, अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून का विनियमन, रेगुलेशन का प्रावधान है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने भाग 1 देखा, भाग 2 देखा, इसी प्रकार से भाग 3 का भी नाम है। भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार। अब आप नाम कहें या आप कह सकते हैं कि भाग 3 के अंतर्गत हम उन अनुच्छेदों को पढ़ते हैं जो मौलिक अधिकारों से ओतप्रोत है, जिनमें मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें कही गई हैं। अब इसमें जो होगा 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर कितने तक पढ़ने हैं, 35 तक पढ़ने हैं। आपने देखा कि 5 से 11 तक नागरिकता था, अब 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 12 को देखा जाए जिसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार पर कैसे नियंत्रण रखा जाए उसके लिए अनुच्छेद 13 में विधियां बनाई गई हैं। अब चलिए समानता के अधिकार, इसी में समानता के भी अधिकार हैं। 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 कहता है कि कानून के समक्ष सभी कोई समान है, तो उसमें समानता के अधिकार को दर्शाया गया है। जैसे अनुच्छेद 14 में कहता है कानून के समक्ष समानता, कि भाई कानून के समक्ष अमीर गरीब कोई भी हो, है ना, उसके लिए समानता है। वो सबको, अगर कोई किसी ने कोई अपराध किया हो, एक अमीर ने किया, एक गरीब ने किया, है ना, तो एक अमीर ने किया, एक गरीब ने किया, तो जो धारा अमीर पे लगेगा वही धारा उस सेम प्रकार के अपराध के लिए गरीब पर भी लगेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। साथियों, कहता है अनुच्छेद 15 कि धर्म पर लेकर, धर्म के आधार पर आप किसी को बड़ा छोटा नहीं कर सकते, किसी को ऊंचा नीचा आप दिखा नहीं सकते, जाति के आधार पर किसी को विभाजित नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। ऐसा संबंध किसमें है, अनुच्छेद 15 में।
अनुच्छेद 15 में अगर इस तरह का हम कोई काम करते हैं जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर किसी से भेदभाव करते हैं तो हम पर उचित कार्रवाई कानून के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। लोक नियोजन का मतलब है कि कोई किसी नियोजन, जैसे कहीं आपकी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, उसमें चयन के प्रक्रिया के लिए या किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए चुनाव संबंधित बातें हो तो उसमें जो है सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। जैसा कि आपको विदित होगा कि पुराने समय में छुआछूत एक ऐसी व्यवस्था थी जो चरमोत्कर्ष पर था। छोटे जाति के लोगों से बड़े जाति मानने वाले अपने आप को, ये लोग बड़े ही उनसे घृणा करते थे, छुआछूत की भावना रखते थे और ऐसी छुआछूत की भावना, अस्पृश्यता की भावना के कारण ही जो छोटे तबके के लोग थे उसका विकास, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था, मानसिक विकास नहीं हो पाता था। तो अनुच्छेद में ऐसा 17 में लिखा गया है कि इसका अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बहुत पहले कोई नवाब या किसी सर इत्यादि की उपाधि धारण करते थे। अनुच्छेद 18 कहता है कि इन सारे उपाधियों का अंत कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए कर देना चाहिए ताकि जिन्हें उपाधि मिले उनके मनों में किसी प्रकार का अहंकार ना हो, समाज को किसी प्रकार से वो शोषित न करे, वो अपने आप को ऊंचा और बाकी को नीचा न समझे, समाज में विषमता की स्थिति उत्पन्न न हो, जिसके कारण अनुच्छेद 18 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने कहा कि उपाधियों का अंत हो जानी चाहिए। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 आजादी के लिए हमें अधिकार चाहिए। अनुच्छेद 19 कहता है बोलने की व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम अपने अधिकारों को या अपने भावनाओं को सार्वजनिक तरीके से रख सकते हैं। हमें बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, ये हमें अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19A में कहता है, जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई संशोधन करके बढ़ाया जाता है अनुच्छेदों की संख्या को तो उसमें उसके मूल नंबर को नहीं बढ़ाए जाते। जैसे 19 को बढ़ाकर 20 नहीं किया गया, बल्कि 19 का A लिया, 19 का B लिया, 19 का C लिया, 19 का D लिया, ऐसे करके बढ़ा। परंतु जब आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है तो 395 होगी। तो 19 का ये कहता है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद B कहता है 19 का कि शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। अगर बोलने की आजादी है तो ऐसा नहीं कि वहां आप हथियार लेकर बोलना शुरू करें, ऐसे नहीं हो सकता है। C कहता है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप अपना एक संगठन बना सकते हैं, आपको एक पार्टी बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का D देश के किसी भी भाग में आने जाने की आपको आजादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप यूपी में नहीं जाएंगे, यूपी के रहने वाले हैं तो आप मुंबई नहीं जाएंगे, मुंबई के रहने वाले हैं तो दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं। अनुच्छेद D का कहना है 19 का D में कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद E कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है कि कोई बिहार का है तो वह मुंबई में नहीं रह सकता, वह राजस्थान में नहीं रह सकता, वो कर्नाटक में नहीं रह सकता। जी बिल्कुल वहां रह सकता है, हमारे देश के किसी भी भागों में रह सकता है। ऐसा अधिकार अनुच्छेद 19 का E देता है। अनुच्छेद 19 का G कहता है कि देश के किसी भी हिस्सा में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आजादी है। आज भी आप देख रहे हैं कि देश के किसी भी हिस्से में किसी भिन्न प्रांतों के लोग भिन्न भिन्न प्रांतों में जाकर, कोई बिहार का लोग, बिहार के वासी तमिलनाडु में जाकर अपने कार्यरत हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसा अधिकार अनुच्छेद 19 का G देता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। अगर अपराध किया और उसका दोष सिद्ध हो गया तो उसके संबंध में संरक्षण देना पड़ता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। ध्यान से समझेंगे, जीने का अधिकार है, ये कहता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपने से अपने आप को नहीं मिटा सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको दोषी पाया जाएगा। अगर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ना होता तो सरकार
जब कोरोना की ऐसी महामारी फैली, उस वक्त सरकार ना जाने कितने दवाइयां बनाई और अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ से दवाइयां गई, यहाँ से वैक्सीन गए और जन जन की कल्याण किया। तो सरकार की भी एक जिम्मा होती है कि हमारे देश में रह रहे एक भारी जनसंख्या की देखभाल की जाए। यही वजह है, यही कारण है कि समय समय पर सरकार विभिन्न प्रकार के महामारियों से बचने के लिए भिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन चलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पोलियो अभियान में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो पिलाया ताकि आने वाली पीढ़ी कहीं पोलियो का शिकार ना हो जाए। अर्थात हमारा अनुच्छेद 21 यही कहता है कि जीने की अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता, जीने का अधिकार। 21 का एक कहता है शिक्षा का अधिकार हमें होनी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन कहता है, कहता है अगर हमें जीने का अधिकार मिला है तो हमें शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए। हम भी पढ़ें, सबको समानता का अधिकार हो, सबको शिक्षा मिले, सबको समान शिक्षा मिले, इसका अधिकार हमें 21 का ये देता है। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण की प्रावधान अनुच्छेद 22 में है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 कहता है कि अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में देता है। जैसे कि अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बालात श्रम पर प्रतिषेध होनी चाहिए। दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चे हैं तो बच्चों को कभी ऐसे खतरनाक बड़े बड़े ऐसे पटाखे वाले कारखाने या ऐसे कारखानों में काम नहीं करवाना होगा, जबरदस्ती कार्य उनसे नहीं लेना होगा ताकि उसके मानसिक और शारीरिक अवस्था पर बुरा प्रभाव पड़े। तो इसके लिए अनुच्छेद 23 कहता है कि यह जो है मानव के साथ दुर्व्यवहार की गिनती में आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम, प्रतिषेध। 24 है कारखानों आदि भारी भरकम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में नहीं लिया जाना चाहिए। अब अनुच्छेद 25 से 28 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपनी मन की बातों को धर्म की प्रचार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एक परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अकाल पुरुष, इनका आप चर्चा कई तरीके से ऐसे संगठन बनाकर आप कर सकते हैं। ये अधिकार हमें अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध भी की स्वतंत्रता है। आप धार्मिक कार्यों का प्रबंध करिए, उसकी भी आजादी है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। किसी विशिष्ट धर्म की आप अभिवृद्धि करते हैं तो उसके लिए टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। आइए अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार देती है। अनुच्छेद 29 कहती है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं उनको उनकी भाषा को सीखने की स्वतंत्रता या अधिकार होनी चाहिए। उनकी लिपि का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी संख्या कम है तो उनकी भाषा, जब वो अपनी भाषा बोले उसको उस भाषा में नहीं जीने देना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। उनको अपनी भाषा बोलने की, अपनी लिपि लिखने की, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार हैं। वो अपने शैक्षणिक संस्थान को संचालित कर सकते हैं। दोस्तों, तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 30 तक। आगे अगले वीडियो में संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप एक बार कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और निश्चित रूप से इसे अपना कॉपी बनाकर इसे याद करेंगे। आने वाले हर परीक्षा में आपका रामबाण साबित होने वाला है। जय हिंद।